चलिएगा। तो टॉपिक की हेडिंग डालेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीए एंड एमवीए। ठीक है, इस टॉपिक में हम दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ईवीए और एमवीए। ईवीए को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, ईवीए तो है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और एमवीए हमारा है मार्केट वैल्यू एडेड। ठीक है, ईवीए है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और एमवीए है हमारा मार्केट वैल्यू एडेड। चलिएगा, करें स्टार्ट। तो दो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। एक कॉन्सेप्ट तो हमारा होगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे मार्केट वैल्यू एडेड पर। तो अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज यूज्ड एज अ बेंचमार्क। As a benchmark, EVA is used as a benchmark to measure to measure earning efficiency। अर्निंग एफिशिएंसी, देखिएगा क्या होता है बेसिकली। देखो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड की वैल्यू क्रिएशन, तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसका वैल्यू क्रिएशन क्या होता है। देखो क्या होता है कि एक कंपनी में कई ऐसे लोग होते हैं जो उस कंपनी की वैल्यू के क्रिएशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। वैल्यू क्रिएशन मतलब हम पार्टी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यू क्रिएशन, फॉर वैल्यू क्रिएशन।
ठीक है। तो अब हमारे बात आता है कि ऐसी कौन कौन सी पार्टीज हैं जो एक कंपनी की वैल्यू को क्या करती है, क्रिएट करती हैं। शेयर होल्डर्स, लोन प्रोवाइडर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट और एंटिटी। बिल्कुल ध्यान से समझना। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन हो। वैल्यू क्रिएशन का मतलब वैल्यू एडिशन हो, जितनी वर्थ आपकी है वो वर्थ इंक्रीज हो। इस वर्थ को बढ़ाने में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। दीज पार्टीज क्रिएट वैल्यू एडिशन। बताइए क्या आप मानते हैं? नहीं समझ आया? समझो। कंपनी के वर्थ को बढ़ाने में जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन पार्टीज। देखो, एक कंपनी के लोन प्रोवाइडर्स जितना अच्छे से कॉपरेट करेंगे, जितनी सस्ती टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको लोन देंगे, आपकी कंपनी की वर्थ बढ़ेगी। एम्प्लॉयज, नो डाउट, आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो ऑनेस्ट हैं, अगर वो एफिशिएंट हैं, तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं, अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट में सोचकर काम करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एज वेल एज कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो भी कंपनी की वैल्यू को क्या करवाएंगे, इंक्रीज करवाते हैं। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी और एंटिटी खुद वो भी आपको क्या करती है, यानी एंटिटी की खुद की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, क्योंकि जितनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स आपके पास होंगी उतनी ज्यादा कंपनी की मार्केट वर्थ बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो ये कुछ पार्टीज हैं जो वैल्यू एडिशन या वैल्यू क्रिएशन करवाती है। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक कंपनी की अर्निंग एफिशिएंसी की बात करेगा। कंपनी की अर्निंग एफिशिएंसी का मतलब हो गया ये पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी की अर्निंग एफिशिएंसी का मतलब हो गया एंटिटी का जो पैसा आपके पास बचा है सभी लोगों को पेमेंट करने के बाद, वो कितना है, उसके आधार पर हम कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। यानी ईवीए कैन बी डिस्क्राइब एज रेसिड्यूअल इनकम। रेसिड्यूअल इनकम ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी।
which can be used to measure, which can be used to measure financial performance. अंडरलाइन कर लेना रेजिड्यूअल इनकम पर। सुनो मैंने क्या लिखा। ईवीए कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेजिड्यूअल इनकम ऑफ द कंपनी। रेजिड्यूअल इनकम का मतलब समझते हैं आप? इनकम का बचा हुआ पार्ट जो एंटिटी का है। आई बात समझ में? रेजिड्यूअल इनकम का मतलब है इनकम का वो बचा हुआ हिस्सा जो एंटिटी का है। तो ईवीए जो है वो कंपनी की एक रेजिड्यूअल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ताकि हम उसके आधार पर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या कर सके, मेजर कर सके। आओ और लिखो। रेजिड्यूअल इनकम here means operating profit after tax less charges for all fund providers, that is debt as well as equity। क्या लिखा अब इस पॉइंट को समझिए, इससे डेफिनेशन समझ आएगी। रेजिड्यूअल इनकम का मतलब है आपने जो बिजनेस प्रॉफिट कमाया टैक्स के बाद, उसमें से सभी फंड प्रोवाइडर का जो क्लेम है, जो चार्जेस हैं उनको पे कर दो। तो अब समझो, अगर मैंने जो कमाया उसमें से मैंने सभी डेट एज वेल एज इक्विटी का पेमेंट कर दिया, तो अब मेरे पास जो बचा वो मेरी रेजिड्यूअल इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। और उसी को मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोल रहा हूँ, जिसके आधार पर मैं कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीए was given by
स्टर्न एंड स्टुअर्ट एंड कंपनी हु गॉट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। हु गॉट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर ईवीए। ये जो ईवीए का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? स्टर्न एंड स्टुअर्ट एंड कंपनी के द्वारा। और उन्होंने इसको क्या करवा लिया? रजिस्टर्ड करवा लिया। रजिस्टर्ड करवाने का मतलब है अब उनका एक ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट हो गया। कल को कोई भी कंपनी जब ईवीए कैलकुलेट करेगी तो उसे ये बताना पड़ेगा कि वो ईवीए स्टर्न एंड स्टुअर्ट की जो ईवीए कॉन्सेप्ट है हमने उसके द्वारा उसे क्या किया है? कैलकुलेट किया है। ठीक है। तो इस कंपनी ने इसका क्या ले लिया? एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले लिया। तो क्या मेरी अब बात समझ आई? एक बार यहां तक मैं समराइज करता हूं। बेसिकली किसी भी कंपनी की जब वैल्यू को हम क्रिएट करने की बात करते हैं तो कुछ पार्टीज हैं जो उसकी वैल्यू क्रिएशन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जिन पार्टीज को हमने 6 हिस्सों में बांटा। और जो ईवीए का कॉन्सेप्ट है वो केवल उसके एक एस्पेक्ट की बात करेगा, एंटिटी रिलेटेड एस्पेक्ट। यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने एंटिटी के लिए कमाया, यानी जो एंटिटी के पास बचा हुआ रह गया रेजिड्यूअल इनकम के रूप में। उस रेजिड्यूअल इनकम का जो अमाउंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो बेसिकली देखो कुछ भी नहीं है, ईवीए एक रेजिड्यूअल इनकम को डिनोट करेगी। अब हाउ टू कैलकुलेट ईवीए? ईवीए का फॉर्मूला है ROOC माइनस WACC इंटू OC। लीजिए, इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर लें, बस एक फॉर्मूले पर हमारा ये चैप्टर बेस्ड है। ईवीए इज इक्वल टू ROOC माइनस WACC इंटू OC। इसको हम बोलते हैं ईवीए। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आइए, फिर अगली टर्म हम बात कर रहे हैं ROOC, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल। रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल। फिर है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और OC का मतलब है हमारे पास ऑपरेटिंग कैपिटल।
तो अब आपको एक एक चीज निकालना सीखना है। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हाउ टू कैलकुलेट ROOC। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ROOC आप कैसे निकालोगे। नो पैट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल इंटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नो पैट का मतलब क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट नो पैट। हाउ टू कैलकुलेट नो पैट, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हमारी नो पैट है। तो देखिए, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट EBIT। अगर आपको नो पैट निकालना है तो आपको नो पैट निकालने के लिए सबसे पहला जो फोकस रखना होगा वो किस पर रखना होगा, EBIT पर रखना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, EBIT चाहिए। देखिएगा, यूज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अगर मुझे FL की इंफॉर्मेशन दी गई है तो मैं FL का यूज करके निकाल सकता हूं। तो FL का फॉर्मूला क्या होता है आपका, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। और FL इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस आई। तो इससे मैं EBIT कैलकुलेट कर सकता हूं। आइए, यूज ऑफ इंटरेस्ट
कवरेज रेशो, मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो का यूज करके भी ईपीआईटी निकाल सकता हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं इस तरीके से अपनी ईबीआईटी को ढूंढ सकता हूं। विथ द हेल्प ऑफ ईपीएस, यानी अगर मैं अर्निंग्स पर शेयर का डेटा यूज करूं, ठीक है, इससे मैं पूरा फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए मुझे ईपीएस दी हुई है, तो मैंने सबसे पहले ईपीएस ले ली। ईपीएस को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो मेरे पास अर्निंग्स आ जाएंगी। क्लियर बिल्कुल। ईपीएस को अगर मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मेरे पास अर्निंग्स आ गई, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मेरे पास पीएटी आ जाएगा। टैक्स, पीएटी में मैं क्या ऐड कर दूंगा, टैक्स। तो मेरे पास पीबीटी आएगा। इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास ईबीआईटी आ जाएगी। तो ये आई बात समझ में। तो फाइनेंशियल लीवरेज से निकाल सकता हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से निकाल सकता हूँ, और अगर ईपीएस का डेटा गिवन है तो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। विथ द हेल्प ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेरे पास एक और तरीका है ईबीआईटी तक पहुंचने का, सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे पहले सेल्स,
माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन। ईबीआई। बताइए आई क्या बात समझ में? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें क्या सीखना है, नो पैट निकालना है ताकि हम आर ओ ओ सी कैलकुलेट कर सके। नो पैट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ईबीआईटी चाहिए। तो जैसी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, फाइनेंशियल लीवरेज से निकाल सकता हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से निकाल सकता हूँ, ईपीएस या इस इनकम स्टेटमेंट से निकाल सकता हूँ, और सेल्स के डेटा से निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट मैंने क्या निकाल लिया, ईबीआईटी कैलकुलेट कर ली। सेकेंड, नाउ कैलकुलेट, नाउ कैलकुलेट नो पैट इन द फॉलोइंग मैनर। अब अगर आपने ईबीआईटी कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम नो पैट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ईबीआईटी ले लिया, जो हमने ऊपर निकाला, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हमने प्लस कर दिया। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, यानी ईबीआईटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट किया तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग ईबीआईटी आएगा। बताइए, क्लियर बिल्कुल? अब ऑपरेटिंग ईबीआईटी में से माइनस कर देंगे टैक्स। ये मेरे पास बैठ आ गया, ये लीजिए। बताओ, क्लियर बिल्कुल? तो अगर मुझे आर ओ ओ सी निकालना है, तो आर ओ ओ सी के लिए नो पैट चाहिए। नो पैट की दो स्टेप हैं। पहले ईबीआईटी पर पहुंचो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, फिर ईबीआईटी आने के बाद उसको नो पैट में कन्वर्ट कर लो इस फॉर्मेट से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो पैट कैलकुलेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, तो न्यूमरेटर पार्ट आ गया नो पैट। ठीक है, अब आपको निकालना है ओ सी यानी ऑपरेटिंग कैपिटल। तो लिखे आगे, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैपिटल।
हाउ टू कैलकुलेट ओसी, यानी ऑपरेटिंग कैपिटल। ऑपरेटिंग कैपिटल मींस दैट पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल। समझना, ऑपरेटिंग कैपिटल मींस दैट पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल which is invested in in operating business। ऑपरेटिंग बिजनेस इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग कैपिटल, इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग कैपिटल means capital which is able to generate, in other words operating capital means capital which is able to generate income for operating business। ऑपरेटिंग बिजनेस, तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑपरेटिंग कैपिटल का मतलब क्या है। तो ऑपरेटिंग कैपिटल का मतलब बिजनेस की उस कैपिटल से है जो मैंने अपने ऑपरेटिंग बिजनेस में लगा रखी है। यानी टोटल कैपिटल का वो पोर्शन जो ऑपरेटिंग बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसे मैं ऑपरेटिंग कैपिटल बोलूंगा। तो अब इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, टोटल कैपिटल में से वो अमाउंट हटा दो जो नॉन ऑपरेटिंग में इन्वेस्टेड है। सीधी सी बात है। आओ कैसे निकालेंगे देखो अब। सबसे पहले मैंने ले ली इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जो भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है मैं वो ले लूंगा, प्लस
रिजर्व एंड सरप्लस। माइनस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिवेंचर्स। लॉन्ग टर्म लोन्स। ये लीजिए। तो जब मैंने इन सबको जोड़ा तो ये मेरी आ गई टोटल कैपिटल। दिस इज अवर टोटल कैपिटल। क्लियर बिल्कुल। अब मुझे क्या निकालना है? ऑपरेटिंग कैपिटल निकालनी है। तो अब मैं इसमें से माइनस करूंगा। लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जिसको रखने का मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो केवल और केवल एप्रिसिएशन कमाना है, यानी उसका कोई ऑपरेटिंग बिजनेस से लेना देना नहीं है, इन्वेस्टमेंट के रूप में रख रखा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP, समझिएगा आप। फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहा हूं, तो फैक्ट्री बिल्डिंग है तो बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन अभी वो फैक्ट्री बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, WIP में है। तो जितना पैसा उसमें लगाया वो इस समय रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो? यहाँ मेरा ऑपरेटिंग कैपिटल का मतलब है कि जिस समय मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं उस पैसे के द्वारा मेरे बिजनेस में रिटर्न जनरेट होनी चाहिए। तो कैपिटल WIP की वजह से रिटर्न जनरेट नहीं हो रही है मेरी। एडवांसेस गिवन फॉर परचेज ऑफ। बिजनेस असेट। कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए मैंने एडवांस दे दिया। तो एडवांस दे दिया बट वो पैसा तो गया, लेकिन वो असेट नहीं आई और ना उसने अभी कोई रिटर्न जनरेट की।
जो भी फिक्टिशियस असेट्स नॉट येट रिटर्न ऑफ। ठीक है, अगर कोई भी फिक्टिशियस असेट है जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं की है, वो भी हमारी असेट, या उसको भी हटा देंगे, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। ये लीजिए, अब जो बचा वो हमारी क्या बची, ऑपरेटिंग कैपिटल। ये हमारे पास आ गई ऑपरेटिंग। अब बताइए, मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मुझे आर ओ ओ सी निकालना है तो दो कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, नो पैट की कैलकुलेशन, और नो पैट के बाद मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसकी, ऑपरेटिंग कैपिटल। जब ये दोनों आ जाएंगे तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, आर ओ ओ सी निकाल सकता हूँ। यानी मेरी ईवीए की कैलकुलेशन का पहला फैक्टर आर ओ ओ सी मेरे पास आ गया, इस फॉर्मूले से, नो पैट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल इनटू 100। नोट नंबर 4। नोट नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट डब्ल्यू ए सी सी, वेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट डब्ल्यू ए सी सी, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स फॉर ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस इन यूजुअल मैनर। हम हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की, हमने जहां जहां से पैसा अरेंज किया है, हम उसकी क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे हम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, जिसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, हम के। जो सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास केई का होगा, CAPM मॉडल, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF। इफ
more than one beta values, if more than one beta values are given,